आज 11 जुलाई 2025 है। भारत की सुरक्षा पर एक नया खतरा मंडरा रहा है। अब आतंकी नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ कर रहे हैं। पारंपरिक सीमाओं पर कड़ी निगरानी के चलते पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों ने नेपाल की खुली सीमा को चुना है। खुफिया रिपोर्टों में इसके पुख्ता सबूत मिले हैं। कश्मीर में भारतीय सेना के दबाव के कारण लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठन नए रास्ते तलाश रहे हैं। नेपाल की 1700 किलोमीटर लंबी खुली सीमा उनके लिए आसान विकल्प बन गई है। हाल ही में गिरफ्तार आतंकियों ने कबूल किया कि उन्हें पाकिस्तान में ट्रेनिंग मिली, फिर नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुए। अब भारत को पश्चिमी ही नहीं, उत्तरी सीमा पर भी सतर्क रहना होगा। नेपाल के साथ हमारे ऐतिहासिक रिश्ते अब सुरक्षा के लिए चुनौती बन रहे हैं। भारत के लिए यह दोहरी चुनौती है, सीमा पार से और नेपाल के रास्ते से। इसका हल है भारत नेपाल के बीच खुफिया साझेदारी और सीमा पर संयुक्त निगरानी। यह सिर्फ हथियारों की नहीं, खुफिया युद्ध की लड़ाई है। भारत को हर कीमत पर इस नए आतंकी कॉरिडोर को ध्वस्त करना होगा। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद भारत के लिए सबसे बड़े आतंकी खतरे। संसद हमला, मुंबई 26/11, पुलवामा, इन सब के पीछे यही संगठन। पाकिस्तान की ISI का इन्हें पूरा समर्थन है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के तहत जैश के एक नए मॉड्यूल को नेपाल के रास्ते भारत में घुसते हुए पकड़ा गया। इनका मकसद त्योहारों के दौरान बड़े हमले करना था, लेकिन सुरक्षा बलों ने समय रहते इन्हें दबोच लिया। भारी मात्रा में हथियार और नक्शे बरामद हुए। ऑपरेशन सिंदूर ने देश को बड़ी तबाही से बचाया, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ। लश्कर और जैश लगातार नए लड़ाके भर्ती कर रहे हैं। अब नेपाल जैसे सॉफ्ट टारगेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे लोन वुल्फ अटैक की रणनीति भी अपना रहे हैं। भारत को खुफिया नेटवर्क मजबूत करना होगा, स्थानीय पुलिस को प्रशिक्षित करना होगा और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को बेनकाब करना होगा। यह लड़ाई सिर्फ बंदूक से नहीं, दिमाग से भी जीती जाएगी। भारत नेपाल सीमा दुनिया की सबसे अनूठी खुली सीमाओं में से एक है। कोई वीजा, कोई पासपोर्ट नहीं। यह ऐतिहासिक रिश्ता अब सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। 1700 किलोमीटर लंबी सीमा पहाड़ों, जंगलों और नदियों से होकर गुजरती है। हर जगह निगरानी असंभव है। आतंकी संगठन इसी का फायदा उठाते हैं। पाकिस्तान से नेपाल, फिर आम नागरिक बनकर भारत में दाखिल। यासीन भटकल जैसे आतंकी इसी रास्ते पकड़े गए। यह चुनौती सिर्फ आतंकवाद तक सीमित नहीं, नकली मुद्रा, ड्रग्स, हथियार और मानव तस्करी भी इसी रास्ते से। चीन भी नेपाल के जरिए भारत विरोधी गतिविधियों की कोशिश करता है। सीमा को पूरी तरह बंद करना संभव नहीं समाधान है, बेहतर प्रबंधन और सहयोग। भारत नेपाल को मिलकर खुफिया साझाकरण, संयुक्त गश्त और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना होगा। सीमा के पास रहने वालों को भी जागरूक करना जरूरी है। ब्रिटेन का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान F-35 भारत में फंसा है, जैसे किसी जासूसी फिल्म की कहानी। संयुक्त सैन्य अभ्यास के दौरान तकनीकी खराबी आई और तब से यह जोधपुर एयरबेस पर खड़ा है। एक F-35 की कीमत 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा, मरम्मत का खर्च भी भारी। ब्रिटिश इंजीनियर महीनों से भारत में हैं, लेकिन समस्या हल नहीं हुई। इस देरी से ब्रिटेन की संसद में भी हंगामा मचा है। रणनीतिक रूप से F-35 की स्टील्थ तकनीक पर सवाल उठे हैं। भारत इस घटना को करीब से देख रहा है। यह भविष्य के रक्षा सौदों को प्रभावित कर सकता है। चीन या रूस जैसी ताकतें तकनीक चुराने की कोशिश कर सकती हैं, यह भी चिंता है। यह घटना दिखाती है कि अत्याधुनिक हथियार जितने शक्तिशाली, उतने ही नाजुक भी हैं। ब्रिटेन के लिए सबक और बाकी दुनिया के लिए केस स्टडी। रूस और पाकिस्तान के बीच नया समझौता, कराची की स्टील मिल को फिर से शुरू करने के लिए अरबों डॉलर का निवेश। यह सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि भू राजनीतिक समीकरण बदलने वाला सौदा है। पाकिस्तान स्टील मिल्स की नींव भी सोवियत संघ ने रखी थी, अब रूस फिर लौट रहा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए यह सौदा नई जान फूंकेगा, हजारों नौकरियां, औद्योगिक विकास। रूस के लिए यह दक्षिण एशिया में प्रभाव बढ़ाने का मौका है, ग्वादर बंदरगाह तक पहुंच का सपना भी। भारत रूस के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से मजबूत रहे हैं, लेकिन अब रूस चीन और पाकिस्तान के करीब जा रहा है। यह भारत के लिए चिंता का विषय है। भारत को अपनी विदेश नीति में संतुलन बनाना होगा। रूस के साथ पुराने रिश्ते, अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ नई साझेदारी। बदलते समीकरण में भारत को अपने राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर रखने होंगे। ये एक जटिल कूटनीतिक चुनौती है। तुर्की में दशकों से चला आ रहा PKK का सशस्त्र संघर्ष अब थम गया है। PKK ने हथियार डाल दिए हैं। 40,000 से ज्यादा लोग इस संघर्ष में मारे गए थे। PKK एक कुर्द संगठन है जो स्वतंत्र कुर्द राज्य के लिए लड़ रहा था। तुर्की, अमेरिका और यूरोपीय संघ इसे आतंकी संगठन मानते हैं। समझौते के पीछे तुर्की सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति और PKK की कमजोरी दोनों है।
आईएसआईएस के उदय ने भी समीकरण बदले। कुर्द लड़ाकों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली। अब तुर्की के लिए आंतरिक शांति और स्थिरता का मौका है। यह क्षेत्र के लिए भी सकारात्मक संकेत है। बातचीत से पुराने संघर्ष सुलझ सकते हैं। हालांकि चुनौतियां बाकी हैं। कुछ कट्टरपंथी गुट विरोध कर सकते हैं। भारत भी देख रहा है कि राजनीतिक समाधान से अलगाववादी आंदोलनों को कैसे खत्म किया जा सकता है। म्यांमार में गृहयुद्ध के पीछे एक और जंग रेयर अर्थ मिनरल्स की। ये खनिज आधुनिक तकनीक के लिए जरूरी हैं, स्मार्टफोन से मिसाइल तक। दुनिया में इनकी आपूर्ति पर चीन का लगभग एकाधिकार है। म्यांमार में बड़े भंडार हैं और चीन वहां की खदानों पर नियंत्रण चाहता है। गृहयुद्ध ने हालात और जटिल कर दिए। सेना, लोकतंत्र समर्थक और विद्रोही सभी खदानों के लिए लड़ रहे हैं। जिसके पास खदानों का नियंत्रण, उसके पास पैसा और ताकत। यह सिर्फ म्यांमार की लड़ाई नहीं, यह वैश्विक शक्ति संघर्ष है। भारत के लिए म्यांमार रणनीतिक रूप से अहम है। पूर्वोत्तर की सुरक्षा और खनिज जरूरतें। भारत को चीन पर निर्भरता कम करने के लिए म्यांमार में अवसर तलाशने होंगे। यह जोखिम भरा खेल है, लेकिन भारत की रणनीतिक स्वायत्तता के लिए जरूरी है। आज की घटनाएं मिलकर एक बदलती दुनिया की तस्वीर बनाती हैं, जहां भारत को कई मोर्चों पर लड़ना है। आतंकवाद, रक्षा तकनीक, खनिज युद्ध, हर चुनौती सीधी है। सुरक्षा के लिए भारत नेपाल सीमा का बेहतर प्रबंधन और खुफिया तंत्र मजबूत करना जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर जैसी सफलताएं दिखाती हैं कि सतर्कता जरूरी है। आर्थिक और रणनीतिक मोर्चे पर रूस पाकिस्तान डील और तुर्की पीकेके समझौता नए समीकरण बना रहे हैं। भारत को आत्मनिर्भर बनना होगा। F-35 जैसी घटनाओं में दूसरों पर निर्भरता कम करनी होगी। रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए चीन पर निर्भरता घटानी होगी। म्यांमार में नए अवसर तलाशने होंगे। विदेश नीति को लचीला और व्यवहारिक बनाना होगा। समाधान है मजबूत, आत्मनिर्भर और एकजुट भारत। यही साहस और संकल्प भारत को आगे ले जाएगा।